माया अपनी 2 साल की बेटी काया के साथ रहती थी। एक दिन माया की बड़ी बहन उससे मिलने आती है। माया, सब कुछ ठीक है ना? हाँ दीदी, सब अच्छा चल रहा है। मैं तेरे से कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मैं जो बोलूँगी तेरे भले के लिए बोलूँगी। हाँ दीदी, मुझे पता है, बोलो ना आप। मैं कहती हूँ तो दूसरी शादी कर ले। तो बाहर काम करने जाती है और अपनी बेटी को पड़ोस में छोड़कर जाती है। अगर तेरे पीछे से तेरी बेटी को कुछ हो गया तो क्या तू कभी खुद को माफ कर पाएगी? अगर तू शादी कर लेगी तो तुझे बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। फिर तू अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। आप सही कह रही हो दीदी, लेकिन मुझसे कोई शादी क्यों करेगा? तो क्या हो गया कि तेरी एक बेटी है, इतनी खूबसूरत है तू। उम्र भी अभी तेरी 23 साल ही है। मैं तेरे लिए कहीं लड़का देखती हूँ। ठीक है दीदी, आपको जो सही लग रहा है करिए। कुछ देर बात करने के बाद माया की बड़ी बहन चली जाती है। 15 दिन बाद माया की बड़ी बहन माया को फोन करती है। माया, मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है। मेरे पड़ोस वाले गांव में रंजीत नाम का एक लड़का है। मैंने उसकी माँ को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्हें तेरी एक बेटी होने से कोई एतराज नहीं है। तू कल अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ जा। 2 दिन के अंदर शादी करवा देंगे। बस 2 दिन? हाँ, बहुत सिंपल शादी करनी है। मंदिर में शादी होगी तुम दोनों की, इसलिए ज्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी। अगले दिन माया अपनी बेटी को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर जाती है। 2 दिन के अंदर माया और रंजीत की शादी हो जाती है। माया अपनी बेटी को लेकर रंजीत के घर जाती है। दरअसल रंजीत की भी पहली पत्नी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उसके आर्थिक स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके घर वाले माया से शादी करने के लिए मान जाते हैं। रंजीत रोज बाहर काम करने जाता था और माया घर की देखभाल करती थी। शादी के 2 साल बाद माया को एक लड़का होता है जिसका नाम ईशान रखा जाता है। इसी तरह सब कुछ अच्छे से चल रहा था और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। माया की बेटी काया 10 साल की हो जाती है। एक दिन रंजीत की चाची उससे मिलने आती है। रंजीत, तेरी बीवी कहाँ है? चाची, ईशान रो रहा था, इसलिए उसे कमरे में लेकर सुलाने गई होगी। रंजीत, मैंने सुना है तेरी एक बेटी भी है। हाँ चाची, माया की पहले से एक बेटी थी। अच्छा, इसे घर के काम आते हैं कि नहीं? अभी तो 10 साल की है, थोड़ा बहुत तो अपनी माँ की मदद कर देती है। अभी काम कहाँ से करना आएगा? अरे, उसे बिठा कर मत रखा कर, उसे भी काम करना आना चाहिए। तभी माया वहाँ पर आ जाती है। आ गई बहू, इस बार मैं यहाँ पर 15 दिन रुक कर जाऊंगी। आपका जितना दिन रुकने का मन करे आप रुको, ये आपका ही तो घर है चाची। आप थोड़ा आराम करिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इतना बोलकर माया किचन में खाना बनाने चली जाती है। उसके बाद चाची कुछ देर तक आराम करती है। कुछ देर बाद माया का सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो चाची जी के पास आती है। चाची जी, खाना बनकर तैयार हो गया है, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद माया टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती है। रंजीत जल्दी से खाना खाकर अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद चाची और माया भी खाना खा लेती हैं। तभी माया अपनी बेटी से कहती है, काया, कुछ प्लेट रखे हुए हैं यहाँ पर, जरा उठाकर किचन में रख दो। माया के कहने पर काया टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रख देती है। रंजीत की चाची काया पर नजर रखना शुरू कर देती है। अगले दिन माया बाजार से सब्जियां लेने चली जाती है। काया बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई क्यों कर रही है? घर के काम कर। लेकिन घर का काम तो मम्मी करती है। और तू क्या करती है? सारा दिन देखती हूँ इधर से उधर खेलती रहती है। सारा काम अकेले मम्मी करेगी क्या? चल, घर बहुत गंदा है, घर की सफाई कर। लेकिन मुझे घर की सफाई करने नहीं आता है। हाँ हाँ, बना ले बहाने। तू कर काम, मैं देख रही हूँ। जहाँ गलती होगी मैं तुझे बता दूंगी। काया घर के काम करने शुरू कर देती है। जैसे तैसे मुश्किल से काया घर के काम कर देती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बाद चाची रंजीत से कहती है,
रंजीत, मैंने सोचा था कि 15 दिन बाद चली जाऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ पर मन लग गया है। मैं यहाँ पर और रुकना चाहती हूँ। अरे चाची, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो कहता हूँ आप कभी जाओ ही मत। लेकिन बेटा, तेरी सौतेली बेटी पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ? कुछ किया क्या उसने? अब वो बड़ी हो रही है। उसकी उम्र में हमारे यहाँ लड़कियों को कितना कुछ करना आ जाता है, लेकिन वो बस बैठी रहती है। तू उससे घर के काम क्यों नहीं करवाता? इतना सर पर चढ़ाकर मत रख उसे, पता चले आगे चलकर तेरे ऊपर मुसीबत बन जाए। हाँ चाची, आप सही कह रही हो। तू अपने बेटे को प्यार किया कर, ईशान की हर एक इच्छा पूरी कर, लेकिन माया की बेटी की क्यों? अरे वो तेरी सगी बेटी नहीं है, उस पर इतना पैसा मत लगा, घर के काम करवा उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मुझे जो भी काम होगा मैं माया की बेटी से ही करवाऊंगा। चाची के भड़काने पर उस दिन से रंजीत एक एक काम काया को बोलने लग जाता है। एक दिन सुबह, काया, तुम्हारी माँ पूजा कर रही है, तब तक तुम चाय बना दो। पापा, मुझे चाय बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद काया किचन में चाय बनाने चली जाती है। चाय बनाते हुए काया का हाथ जल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, मम्मी, मम्मी, मेरा हाथ जल गया। माया किचन में आती है। तुझे किचन में आकर चाय बनाने के लिए किसने कहा था? मैं तुझे मना करती हूँ ना। मम्मी, पापा ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा था। ये सुनकर माया रंजीत के पास जाती है। आपने काया से चाय बनाने के लिए कहा था, उसका हाथ जल गया है, अभी वो बच्ची है। हाँ तो कोई बच्ची नहीं है वो। आज से हर रोज सुबह मेरे लिए चाय बनाएगी। अगर तुमने बीच में बोलने की कोशिश की तो दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा, फिर भटकते रहना इधर उधर। चाची ये सारी बातें सुन रही थी। वो रंजीत और माया के बीच बोल पड़ती है। बहू, रंजीत बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जब तुम्हारी बेटी की उम्र की थी तो मुझे सब कुछ बनाना आ गया था। माया सब कुछ अच्छे से समझ रही थी कि रंजीत इतना बदला बदला व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इस समय वो रंजीत को कुछ भी बोलेगी तो रंजीत उसकी बात नहीं मानेगा। उसे मजबूरी में सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। एक दिन रंजीत की चाची के कहने पर काया बर्तन धो रही थी। रंजीत काया के पास जाता है और बोलता है, क्या कर रही हो? पापा, मैं अभी बर्तन धोने वाली थी। बर्तन बाद में धोना, अभी पानी भरो जाके। काया पानी भरने चली जाती है। जब वो बाल्टी में पानी भरकर ला रही थी तब उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ पैर में चोट आती है। काया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पर रंजीत आता है। मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मुझे काम पर जाना है। पापा, मेरे हाथ और पैर में चोट लगी है, मैं चाय कैसे बना पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना मेरे लिए चाय बना कर लाओ। आप मम्मी को क्यों नहीं बोलते हो? पहले भी तो मम्मी ही बनाती थी। हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे काम तुम करो। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी माँ को बाहर काम ढूंढने को कहूँगा। मैं अकेला कितना कमाऊँ? अब तुम्हारी मम्मी कमाने में मेरी मदद करेगी। रंजीत का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। माया कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन रंजीत का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ज्यादा भयानक नहीं था, जिसकी वजह से रंजीत का इलाज अच्छे से हो जाता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। माया डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, क्या मैं रंजीत को घर लेकर जा सकती हूँ? ठीक है, लेकिन तुम्हें इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। इनको बिस्तर से उठने मत देना और इन्हें पौष्टिक आहार खाने के लिए देना। उसके बाद माया रंजीत को लेकर घर आ जाती है। रंजीत का एक्सीडेंट होने की वजह से इलाज में बहुत सारे पैसे चले गए, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक हालत खस्ता हो गई। रंजीत बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी चाची भी वही थी। तभी माया चाची से कहती है, चाची, रंजीत के इलाज की वजह से बहुत सारे पैसे खत्म हो गए। हमारी सेविंग्स भी कुछ ज्यादा नहीं थी। क्या आप हमारी पैसों से कुछ मदद कर सकती हैं? आपके दोनों बेटे तो अच्छा खासा कमा लेते हैं। हाँ, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन चाची, मैं उधार मांग रही हूँ। मैं कल से ही काम करना शुरू कर दूंगी, उसके बाद आपके पैसे लौटा दूंगी। नहीं बहू, मेरे से पैसों की मदद मत मांगो। मैं पैसे उधार देकर फंसना नहीं चाहती हूँ। इतना बोलकर चाची वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन ही चाची अपने घर वापस चली जाती है। चाची के जाने के बाद माया अपने सोने के गहने बेच देती है। उन पैसों से वो रंजीत का ख्याल रखती है। ये सब देखकर रंजीत को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो माया से कहता है, माया, चाची के बोलने पर ही मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था, लेकिन आज मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी नहीं मान रहा था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं अपने गहने पहले भी बेच सकती थी, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ चाची की असलियत लाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे पैसे मांगे। वो सिर्फ हमारी हंसी खुशी परिवार को तबाह करना चाहती थी। अब मुझे सब पता चल गया है। अब मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें और काया को ठेस पहुँचे। मैं ईशान और काया में कोई भेदभाव नहीं करूँगा। दोनों मेरे बच्चे हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और माया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, कालियापुर नाम के एक गांव में पूजा और हर्षिता नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता मोहनदास को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था। पिता के गुजरने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। पूजा हर्षिता से उम्र में बड़ी थी। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान रहती थी। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी सौतेली माँ उनसे खूब सारा काम करवाती थी। पूजा हर्षिता को ज्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि हर्षिता भी छोटी थी। उनकी सौतेली माँ उन्हें पहनने के लिए भरपूर कपड़े भी नहीं देती थी। एक बार की बात है, हर्षिता अपनी बड़ी बहन पूजा से कहती है, दीदी, आप पूरा दिन पानी में काम करती रहती हो। माँ ने हम दोनों को सिर्फ एक एक स्वेटर दे रखा है, लेकिन आप अपना स्वेटर भी मुझे ही पहना देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो आप बीमार पड़ जाओगी। कोई बात नहीं हर्षिता, मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तू नहीं कर पाएगी, समझी? लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं, दोनों स्वेटर तू ही पहन के रख, समझी? उन दोनों बहनों की बातें उनकी सौतेली माँ सुन रही थी। विमला को दोनों बहनों का प्यार एक नजर नहीं भाता था। वो दोनों बहनों से बहुत चिढ़ती थी। उसे इस बात से भी बहुत दिक्कत थी कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करती है। वो कहती है, हाँ, एक बहन को दूसरी बहन पर बहुत प्यार आ रहा है। अब तुम एक काम करो, मैंने जो तुम दोनों को एक एक स्वेटर पहनने के लिए दिया है ना, वो भी मुझे वापस कर दो, समझी तुम? इतना कहकर विमला उनसे वो स्वेटर भी छीन लेती है। अब दोनों बहनों को ठंड में बिना स्वेटर के ही रहना पड़ रहा था। वो उन दोनों को ताजा खाना भी खाने को नहीं देती थी। वो दोनों बहनें हमेशा 2-3 दिन पुराना खाना ही खाया करती थी। एक बार की बात है, ठंड के कारण हर्षिता की तबीयत खराब हो जाती है। हर्षिता की खराब तबीयत देख पूजा चिंता में पड़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ, ठंड के कारण हर्षिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज माँ, 2-3 दिन उसको गरम गरम ताजा खाना दे दो और एक स्वेटर दे दो ना, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं तो मेरी बहन को कुछ हो जाएगा। प्लीज माँ, मना मत करना, प्लीज। पूजा की बात सुन उसकी सौतेली माँ इतराते हुए कहती है, अब तो इतना गिड़गिड़ा ही रही है तो चल ठीक है, मैं तेरी बहन को एक स्वेटर दे देती हूँ, लेकिन मैं उसको कोई ताजा खाना वाना नहीं देने वाली, समझी? इतना कहकर सौतेली माँ पूजा को हर्षिता के लिए एक स्वेटर दे देती है। स्वेटर लेकर पूजा हर्षिता के पास जाती है और उसे पहना देती है। उसके बाद वो किचन में चली जाती है। आज उसकी सौतेली माँ ने सूप बनाने को कहा था। सूप बनाते बनाते पूजा के मन में एक ख्याल आता है, एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सूप बना लेती हूँ और चुपके से हर्षिता को पिला दूंगी। ऐसा सोचकर पूजा थोड़ा ज्यादा सूप बना लेती है और चुपके से ले जाकर अपनी छोटी बहन को पिला देती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे हर्षिता की तबीयत में सुधार आ जाता है। एक दिन सौतेली माँ पूजा को आवाज लगाते हुए कहती है, ए पूजा की बच्ची, कहाँ मर गई? मेरे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके मेरे हाथ पैरों में मालिश कर दे। अभी आई माँ। उसके बाद पूजा तेल गरम करके अपनी सौतेली माँ के हाथ पैर की मालिश करने लगती है। अरे वाह कलमुही, जो भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे तो सारे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। शुक्रिया माँ। तुझे एक बात पता है, पूरे 3 साल बाद मेरी बेटी सपना अपनी नानी के घर से यहाँ आ रही है। बड़े दिन हो गए थे उसे देखे हुए, इसलिए मैंने उसे यहीं पर बुलवा लिया।
अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं दीदी के आने की खुशी में ढेर सारे पकवान बनाऊंगी। हाँ हाँ, खाना तो वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। बना लियो अच्छा खाना। आज पहली बार विमला ने पूजा से इतने अच्छे से और प्यार से बात की थी। पूजा को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ के दिल में उन दोनों बहनों के लिए प्यार उमड़ रहा है। यही सब सोच पूजा विमला से कहती है, माँ आज मुझे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे माँ एक बात कहूँ? क्या हुआ, बोल। माँ इस पूरे घर का काम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। मैं सारा काम अकेले संभाल लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप हर्षिता का दाखिला स्कूल में करवा दे। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है माँ, और वैसे भी घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी, सही रहेगा। पूजा की ये बात सुनते ही विमला गुस्से के मारे तिलमिला जाती है और पूजा को लात मारते हुए कहती है, तुम जैसे बेशरम लोगों के अंदर यही कमी होती है। दो बोल प्यार से क्या बोल लो, तुम लोग तो सर पर चढ़ जाते हो। बड़ी है अपनी बहन को पढ़ाने वाली, अपना गंदा सा चेहरा लेकर चली जाए यहाँ से। पूजा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। उसे इस बात का बहुत दुख पहुँचता है और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। उसी शाम विमला की बेटी घर आती है और पूजा सोती ही रह जाती है। अपनी बेटी को देख विमला बहुत खुश होती है। अरे बेटी, तू आ गई? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, मैं तो आराम से आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, आप फटाफट खाना लगवा दो। इतना कहकर सपना नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ विमला पूजा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे पूजा कहाँ है? जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगा दे। अपनी सौतेली माँ की बातें सुन पूजा हड़बड़ी में उठती है। अरे मेरी तो आंख लग गई थी, मैंने इस कारण खाना बनाया ही नहीं। अगर ये बात माँ को पता चली तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगी। पूजा फटाफट हर्षिता को लेकर किचन में जाती है और दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। तब तक सपना फ्रेश होकर आ जाती है। वो देखती है कि टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ मैंने आपसे कहा था मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, उसके बावजूद अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा है। आपको पता था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने खाना बनवा कर नहीं रखा है। अरे मेरी बच्ची, तू गुस्सा मत कर, मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ। विमला किचन में जाकर देखती है तो वो देखती है कि अभी खाना बन ही रहा है। ये सब देख विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, करमजली, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना लियो, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ, रुक तू 2 मिनट। इतना कहकर विमला किचन से बाहर जाती है और अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है, मेरी बच्ची तू बस 10 मिनट इंतजार कर ले, खाना बस बनने ही वाला है। मैं नहीं करने वाली कोई इंतजार, मैं जा रही हूँ बाहर से खाने। इतना कहकर सपना गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर खाना खाने चली जाती है। विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में किचन में जाती है और पूजा के बाल पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुझसे मैंने इतने प्यार से कहा था कि मेरी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आंख लग गई थी, वरना मैं जल्दी से सारा खाना बना देती। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब देख वहाँ खड़ी हर्षिता भी कहती है, प्लीज माँ, दीदी को मत मारो, उनसे गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दो। अब बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं तुम दोनों को इस घर में और देख नहीं सकती, निकल जाओ मेरे घर से। ये आप क्या कह रही हो माँ? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी ये हमारे पापा का घर है, ना कि आपका घर है जो आप हमें यहाँ से बाहर निकाल रही हो। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम दोनों की, निकलो अभी कभी यहाँ से। विमला दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। ठंड का टाइम था और दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते रात हो जाती है। हर्षिता रोते हुए कहती है, दीदी बहुत भूख लग रही है और साथ में बहुत ठंड भी लग रही है, कुछ करो ना दीदी। मैं क्या करूं हर्षिता, इतनी रात गई, सारी दुकानें बंद हो गई है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रात को तड़पती भड़कती ठंड का दोनों बहनों को सामना करना पड़ता है। सुबह होते होते हर्षिता की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है।
हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रही हो आप हमसे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बहन को खो दूंगी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? प्लीज भगवान, कुछ तो मदद करो। पूजा अपनी बहन को गोद में उठाकर एक सरकारी बगीचे में पहुंच जाती है और एक टेबल पर उसे लिटा देती है। तभी वहां पर बहुत तेज रोशनी होती है और एक बहुत खूबसूरत अप्सरा जैसी परी प्रकट होती है। परी को देख पूजा कहती है, कौन हो आप? देखने में तो कोई दिव्य शक्ति लग रही हो। मैं रानी परी हूँ पूजा। भगवान ने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। मैं परियों के देश की रानी हूँ। मैंने देखा तुम बहुत संकट में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सच में? क्या मेरी छोटी बहन को ठीक कर दोगी? हाँ पूजा, मैं तुम्हारी छोटी बहन को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूँ जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ पर दो जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है। एक लिपस्टिक लाल कलर की थी और दूसरी लिपस्टिक गुलाबी कलर की। फिर रानी परी कहती है, पूजा, इस लाल वाली लिपस्टिक को तुम अपनी बहन के होठों पर लगा देना। तुम्हारी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और साथ में ये गुलाबी वाली लिपस्टिक से तुम जितनी लिपस्टिक मांगोगी ये तुम्हें देगी। इसकी मदद से तुम खूब तरक्की कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा जादुई लाल लिपस्टिक को हर्षिता के होठों पर लगाती है। उसके ऐसा करते ही हर्षिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी वे लोग गुलाबी लिपस्टिक से ढेर सारे लिपस्टिक मांगते हैं और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। लिपस्टिक सुंदर होने के कारण तुरंत ही बिक जाती है। उससे उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो दोनों उससे अपने लिए खाना खरीद कर खाते हैं। गांव के कोने में वो दोनों बहनें अपने लिए एक झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती है और रोजाना गुलाबी लिपस्टिक से ढेर सारी लिपस्टिक मांगकर बाजार में बेचने चली जाती है। उन्हें ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और वो बहुत धनवान हो जाती है और अपना बहुत सुंदर घर बना लेती है और साथ में लिपस्टिक की बहुत बड़ी दुकान भी खोल लेती है। एक बार की बात है, पूजा की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसकी दुकान पर लिपस्टिक खरीदने आती है। दुकान में पूजा को देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाती है। तब पूजा कहती है, आपको क्या लगा था माँ कि आप हमें घर से बाहर निकाल देंगी तो हम भूख और ठंड के मारे मर जाएंगे? एक बात हमेशा याद रखना माँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद खुद भगवान करता है। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने पैसों पर बिल्कुल घमंड नहीं है। अब आप जा सकती है यहाँ से। पूजा की बात सुन उसके सौतेली माँ और बहन का मुंह बन जाता है और वहाँ से चली जाती है। और इधर पूजा अपनी छोटी बहन का दाखिला गांव के सबसे महंगे स्कूल में करवा देती है और फिर वो दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।